हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको पता है कि अपन कुछ टॉपिक पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर अपने 7th के अंदर 12th क्लास के में अपन ने प्योर एल सर्किट पढ़ा, प्योर सी पढ़ा, प्योर आर पढ़ा। इन तीनों को पढ़ाने का मेरा औचित्य यही था कि अपने को 12th क्लास के एक चैप्टर में अपना एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, वो है अपना क्या, एलसीआर सर्किट, एलसीआर परिपथ, यानी एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिसके अंदर रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, प्रतिरोध, संधारित्र तथा प्रेरकत्व तीनों के तीनों लगे हुए हैं सीरीज ऑर्डर में, श्रेणी क्रम के अंदर। तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट को अपन क्या बोलते हैं, एलसीआर सर्किट के नाम से जानते हैं। कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की टोटल बात करते हैं, इनपुट टोटल तो यही था ना अपना, V बराबर क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी। जब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, एज ए अलग अलग कंडीशन लेके चलेंगे। अपन रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो अपना क्या काम में आएगा, 4R। जब रेजिस्टेंस के लिए बात करते हैं तो अभी अपने प्योर रेजिस्टेंस में निकाला था, क्या होता है, वी आर बराबर आई नॉट आर भी लिख सकते हैं, वैसे तो आई नॉट आर भी लिख सकते हैं इसको अपन, और इसकी वैल्यू भी अपने कितने निकल के आई थी, वी नॉट साइन ओमेगा टी। यही होता है जब रेजिस्टेंस की कंडीशन होती है। नंबर 2 कंडीशन लेते हैं फॉर सी, जब कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर की कंडीशन के अंदर आपको पता है अपन यहाँ पे एक इंपीडेंस अपना जो लेते हैं, जो अपना प्रतिरोध अपन लेते हैं, वो प्रतिरोध अपन किस फॉर्म में लेते हैं, प्रतिरोध के लिए अपन लेते हैं यहाँ पे क्या, जो वी सी है वो क्या होगा, आई सी मल्टीपल ऑफ आर, और आर की जगह अपन क्या काम में लेते हैं, यहाँ पे आर की जगह काम में लेते हैं अपन क्या, एक्स सी। और आपको पता है एक्स सी की वैल्यू क्या होती है, 1/ओमेगा सी। और यहाँ पे अपने पास जब थोड़ा सा इसको आगे लेते हैं तो क्या बनेगा ये अपने पास, यहाँ पे अपने पास वो वी नॉट सी जो निकल के आएगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अभी जो लास्ट वीडियो थे अब जिसके अंदर अपन कैपेसिटर लिया था वहां पे अपने निकाला था, यानी वी नॉट सी बराबर साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और जब थर्ड कंडीशन लेते हैं अपन फॉर एल, इंडक्टेंस के लिए जब बात करते हैं, प्रेरकत्व के लिए बात करते हैं, तो वी एल बराबर आई एल मल्टीपल एक्सएल, और एक्सएल की वैल्यू आपको पता क्या होती है, ओमेगा एल होती है। यहाँ पे जो अपने जो वैल्यू रख रहा हूं मैं एक्स सी, ये भी रेजिस्टेंस ही है, इसकी वैल्यू तो क्या है, 1/ओमेगा सी। जो एक्स एल है इसकी वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल। तो यहाँ पे जो अपने पास वी एल की वैल्यू जो आई थी वो क्या आई अपने, वी नॉट एल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तीनों ही केस के अंदर आप एक चीज देखो, पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। एक बार तो केवल ओमेगा टी है, एक बार फेज डिफरेंस है माइनस पाई बाई 2 का, एक बार है क्या, प्लस पाई बाई 2 का। पहले अपन इसको आज शुरुआत करते हैं इसके फेजर कर्व से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये इसकी कि एलसीआर का फेजर कर्व बड़े सावधानी से बनाते चलेंगे। सबसे पहले आपके पास जो दिया हुआ होता है वो क्या है, अपना वी आर, यही है। इसको ये फेज डिफरेंस क्या रहता है अपना, ओमेगा टी। ये तो क्या है अपना वी आर, जो अपना टोटल अपने पास ऐसे रेजिस्टेंस के तौर पे भी यही रहता है। अब अपने पास एक चीज देखो, जो कैपेसिटेंस वाला है वो पाई बाई 2 एंगल पीछे की तरफ है, तो अपना वी सी पीछे आएगा, तो यहाँ पे अपना क्या रहेगा, वी सी ये रहेगा। कितने डिग्री के एंगल पे रहेगा ये, 90 डिग्री पीछे की तरफ रहेगा। वहीं जब आगे की बात करें तो 90 डिग्री आगे कौन रहता है, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस अपना क्या है, प्लस पाई बाई 2 है, तो यहाँ पे अपने पास क्या रहेगा, वी एल। ये बड़ा सिंपल सा अपना क्या निकल के आता है, इसका फेजर कर्व निकल के आता है, जिसको अपने को क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट ऐसे करना होगा। चलिएगा अपन इसको सही तरीके से अपने आगे के बढ़ाते हुए इसकी वैल्यूज को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कोशिश करेंगे कि फाइंड आउट अपन कर सके इनको। ओके, इसके अलावा जब अपना नॉर्मल वी बी है वो तो अपना यही था, ये अपना क्या है, नॉर्मल वी है। अब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है अपने को यही कैलकुलेट करना है इस जगह पे, ये वाला अपने को पाथ निकालना है। ओके, सबसे पहले अपने पास एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे अपना अप्लाई फेजर कर्व को जब करते चल रहे हैं, एक चीज का ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे ले लेना। ये वाला जो पॉइंट है ये अपना क्या है, वी एल माइनस वी सी। इसके अलावा यहाँ पे अपना ये वी अपना ओ है ही है, जो अपना सेंटर कर्व के लिए निकल रहा है, आर का ये हो गया है, अपने पास वी सी आई गया, ये वाली वैल्यू क्या होगी, वी एल माइनस वी सी। अब एक चीज देखिएगा, आपको पता है जब बात करते हैं इंपीडेंस निकालने की, टोटल रेजिस्टेंस की जब बात करते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए आप एक चीज देखो, यहाँ पे जो इंपीडेंस रहेगा वो इंपीडेंस क्या रहता है, Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर
नॉर्मल रेजिस्टेंस प्लस एक ओमेगा एल यानी जो एक्स एल है माइनस एक्स सी, इन दोनों की क्या होगा, स्क्वायर के क्या होगा, बराबर आएगा। एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू आपको पता है, दोनों वैल्यूज को जब अपन पुट करते हैं यहाँ पे तो अपने पास सारे के सारे यहाँ पे फेज डिफरेंस वगैरह निकलता हुआ आता है। और जो जेड है वो क्या है, इसका रेजिस्टेंस है अपना, किस फॉर्म में आता है, ओम में निकाला जाता है अपना रेजिस्टेंस। इसके अलावा आप एक चीज ध्यान दें कि ये जो मैंने फॉर्मूला निकाला है ये निकाला कहाँ से, ये भी अपन देख लेते हैं, क्योंकि जो ये इम्पीडेंस है वैसे तो डायरेक्ट अपने काम में आता है, लेकिन इसकी जब बात की जाती है इसको निकालने की, तो निकालने के लिए आप एक चीज देखिएगा, मैं एक बार इन सबको इधर से हटा रहा हूँ ताकि अपने को इसको क्लियरली देख पाए। मेरे को एक चीज बताइए, अगर इस डायग्राम के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं तो आप एक चीज देखिएगा, जो V नॉट C है, जो टोटल पोटेंशियल है उसका स्क्वायर है, वो क्या है V नॉट R प्लस V नॉट L माइनस V नॉट C, इसका क्या है स्क्वायर, V नॉट R स्क्वायर माइनस बराबर प्लस V नॉट L माइनस V नॉट C का स्क्वायर। V की वैल्यू क्या होती है, I नॉट R के फॉर्म में होती है, तो V नॉट स्क्वायर बराबर I नॉट स्क्वायर R स्क्वायर प्लस इधर देखोगे I नॉट स्क्वायर क्या हो जाए, I नॉट मल्टीपल XL माइनस I नॉट मल्टीपल XC, इसका स्क्वायर, I नॉट स्क्वायर पूरा कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। यही फॉर्मूला है जो मैं काम में ले रहा हूँ इसमें, V नॉट स्क्वायर R के रूल पे। तो यानी जो अपना रेजिस्टेंस है R, जो वो क्या आ रहा है, यही तो आ रहा है निकल के Z के फॉर्म में जब देख रहे हैं इसको, तो यही वैल्यू मैंने यहाँ से क्या की है, यहाँ पे पुट की है। आप एक चीज ध्यान दें, जब आप काम में ले रहे हो क्या LCR सर्किट के अंदर, तो आप एक इक्वेशन हमेशा ध्यान रखिएगा, इंडक्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस के लिए और कैपेसिटेंस के लिए, तीनों ही कंडीशन में जो टोटल पोटेंशियल है अपना वो किसके बराबर निकल के आएगा, आप देखिएगा L di/dt, ये तो किसके लिए होता है, इंडक्टेंस के लिए, प्लस जब बात कर रहा हूं मैं किसके लिए, कैपेसिटर रेजिस्टेंस के लिए, तो क्या होता है Ri, V बराबर IR ही तो होता है, प्लस यहाँ पे जब अपन कह लेते हैं कैपेसिटर, कैपेसिटर के लिए क्या होता है Q बटा हुआ C, ये बराबर किसके है, बराबर है अपने क्या V नॉट साइन ओमेगा t, ये अपने किस फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, LCR के एक नॉर्मल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप सर्किट डायग्राम बनाओगे, तीनों पोटेंशियल लोगे, पोटेंशियल पहले फेज बनेगा, फेज के बाद ये पूरा डिराइव करते हुए ये अपने पास जेड इंपीडेंस की वैल्यू निकल के आएगी। जब जेड इंपीडेंस निकल के आ जाए तो यहाँ पे अपने पास एक चीज ध्यान दें, जेड इंपीडेंस की कंडीशन के अंदर एक सबसे बड़ी चीज इसमें पूछी जाती है, वो क्या है, रेजोनेंस, अनुनाद की अवस्था। जब बात की जाती है रेजोनेंस की, अनुनाद की अवस्था के अंदर, तो अनुनाद की अवस्था के अंदर कुछ नहीं करना है आपको, केवल एक सिंपल सी चीज लेनी है, वो क्या करना है आपको, जो XL होता है, इंडक्टेंस ऑफ इंपीडेंस, उसको बराबर करना है इंपीडेंस ऑफ कैपेसिटर के, दोनों को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। जब दोनों बराबर कर दोगे तो Z बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा अपना XL माइनस XC, इसका स्क्वायर, ये दोनों तो क्या हो गए, बराबर हो गए। जब दो चीज बराबर है तो खत्म हो गया मामला, यानी Z बराबर क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 0, तो Z बराबर क्या हो गया, केवल और केवल R। यानी यहाँ पर जो अपना टोटल LCR की रेजोनेंस कंडीशन पे, LCR की अनुनादी अवस्था में जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस केवल और केवल, जो टोटल इंपीडेंस है वो केवल रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है और किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता। तो ये रेजोनेंस की कंडीशन के अंदर आप हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर जब रेजोनेंस ले रहे हैं तो अपन क्या ले रहे हैं, XL बराबर कर रहे हैं किसके, XC के। XL की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C, यही तो होता है। यहां से अगर अपन किसकी वैल्यू निकालें, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1/LC, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1/LC। इसके अलावा आपको पता है जो फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर क्या रहता है, 2πf0, फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, ओमेगा बराबर 2πf0, तो f0 की वैल्यू क्या रह जाएगी, 1/ओमेगा/2π, यही होगा, सही बोल रहा हूं। तो यहाँ पे अपने पास जब इसकी वैल्यू रखोगे तो f0 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, f0 बराबर 1/2π, तो ऐसा का ऐसा, ओमेगा बराबर क्या होता है, 1/√LC। तो यहाँ पे अपने पास जो f0 फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आती है, 1/2π√LC। बस आप सिंपल सी एक चीज ध्यान रखिएगा
कि आपको प्योर एल, प्योर सी और प्योर आर कैपेसिटर जो अपना है तीनों सर्किट अगर आए तो ये अपना फेजर कर्व बनाते हैं, बड़े सिंपल से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। और लास्ट के अंदर इसका एक रेजोनेंस कर्व बनता है। वो रेजोनेंस कर्व किस तरह आता है, आप खुद देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो शुरुआत में बढ़ रही है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाती है, वो फ्रीक्वेंसी के साथ साथ धीरे धीरे डाउन होती जाती है। तो इसका जो कर्व अपने को मिलेगा वो कर्व हमेशा रेजोनेंस के अंदर किस तरह मिलेगा, रेजोनेंस कर्व अपने को इस तरह मिलेगा। और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है एफ नॉट वो अपने मैक्सिमम पे आती है। कब आती है, जब अपना रेजोनेंस चाह रहा है। सबसे पहले एक चीज देखो, शुरुआत में तो क्या होगा, इंपीडेंस के साथ साथ फ्रीक्वेंसी के साथ साथ करंट भी क्या करती जाएगी, बढ़ेगी। एक पीक तक बढ़ेगा, एफ नॉट तक तो बढ़ेगा, उसके बाद दोनों जैसे रेजोनेंस के बाद हुए तो धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाती है। ये अपना क्या निकल के आता है, यहाँ पे नॉर्मल साइज का चीज निकल के आती है। और यही कहलाता है अपना क्या, एलसीआर सर्किट। और इसके चाहो तो आप पावर फैक्टर भी निकाल सकते हो एलसीआर में, क्योंकि आपको पता है एलसीआर के अंदर पावर जब निकालोगे तो P बराबर VI, दोनों ही दोनों वैल्यू रख दो तो पावर फैक्टर भी अपने यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अपना एक छोटा सा यहाँ पे एक टॉपिक था, चैप्टर था, जिसके लिए अपने एलसीआर के अंदर काफी ज्यादा बच्चे फंसते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके। किस तरह करोगे, सबसे पहले एलसीआर डायग्राम लोगे, डायग्राम के बाद टोटल उसका पोटेंशियल तीनों के लिए अलग अलग निकालोगे, जो अपने निकाल चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे तीनों शॉर्ट में लिखोगे। फिर इसके बाद आप टोटल इंपीडेंस Z की वैल्यू फाइंड आउट करोगे फेजर कर्व बनाते हुए, जो अपन ने किया। फिर इसके बाद अगर आपको रेजोनेंस पूछे, अनुनादी अवस्था पूछे, तो एक्सएल को XC के बराबर पहले Z निकालोगे, फिर फ्रीक्वेंसी निकालोगे और लास्ट में एक कर्व बनाते हुए इस क्वेश्चन को क्या करोगे, समाप्त करोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ अपन बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर की। इसके बाद अपना ये चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।